बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो पता गुस्सा कब आया? अभी 2-3 दिन पहले मैं पढ़ाते ना गलत लाइन बोल गया। अपने ये जो यूपीआई है ना, यूपीआई ये इंटीग्रेट हो गया बहुत सारे मतलब वर्ल्ड वाइड काफी कंट्रीज में। डीपी 2 बनाए 5, अच्छा 2 डीपी बनाए, दोनों डीपी निकालो। क्लास टेस्ट भी लाओ। पहले डीपी निकालोगे, पहले क्लास टेस्ट निकालोगे? यार मतलब हम क्या करके लाए हैं वही बोलोगे तुम, आजू बाजू लोगों की चिंता नहीं करोगे। चलो पहले डीपी निकालो। ट्राई कर लिए दोनों डीपी? (26) डीपीपी के आंसर आए 26 के। ये जो सेकंड वाला है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन वाला, ये मैं आज बताऊंगा। ये मतलब एडिशन के अंदर कौन सा एडिशन वगैरह ये आज डिस्कस करेंगे। इसमें डाउट आ रहा होगा थोड़ा, है ना? चलो ठीक है। और कोई डाउट नहीं ना 26 में? अब आ जाओ 27 में। अरे भाई डाउट पूछने का टाइम दिया है, बातचीत में लग गए। 27 में कोई डाउट नहीं है? अब आ जाओ 28 में। अच्छा 2 ही दिया था, ठीक है। अब क्लास टेस्ट निकालो। पहले निकालो क्लास टेस्ट नंबर 1। आंसर मैंने शेयर किए थे परसों ही, मुझे याद है अच्छे से। क्लास के बाद एक बच्चे ने रिमाइंड किया था मेरे को। ये तो क्लास टेस्ट नंबर 5 है। 1 2 का है? 1 2 3 4 मतलब कर चुके हैं अपन यूं। अच्छा ठीक है, चलो क्लास टेस्ट नंबर 5 आ जाओ। फाइव के आंसर मैच कर लिए, ठीक है। कौन सा डाउट है बताओ? सेकंड का 3rd, सेकंड का 12। सेकंड के 12 में पहला वाला देखो एल्कीन, ये तुम्हारा सिस आ रहा है कि ट्रांस आ रहा है ना? सिस है ना। और दूसरा वाला क्या आ रहा है? ट्रांस आ रहा है। तो क्या रिलेशन हुआ? डायस्ट्रीमर हुआ। ये भी रिंग है, बस पीछे से डिस्टॉर्टेड है ऐसे। फर्स्ट का फर्स्ट के 22 में कौन सा वाला कार्य सेंटर? ऊपर वाला। हाँ फर्स्ट का 22 ही बता रहा हूं। 23 इसे बताओ। 23 में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? F। और सेकंड कौन होगा? लेफ्ट वाला एल्कीन होगा। वो एल्कीन को ब्रेक करेंगे ना अपन। तो एल्कीन को ब्रेक करोगे तो सेकंड वाले को ऐसे लिखोगे ना आप। ऐसे लिखेंगे ना अपन दोनों। ये कितने डिग्री बनेगा हमारा? ये 3 डिग्री बन जाएगा, वो 2 डिग्री रहेगा। तो F हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, एल्कीन सेकंड होगा और साइक्लोहेक्सेन 3rd होगा। तो वो S कॉन्फ़िगरेशन आ गया। क्या भाई समझे? हो गया 5 सब है। 6 निकालो। अरे 1 to 5 मतलब 5 क्लास टेस्ट आगे वाले करने थे। अप टू तो मैंने सोचा कि क्लास टेस्ट 1 तुमको अभी मिला है, मैं ये सोचा। तो 1 2 3 4 कब किए तुमने? अच्छा पहले ही कर लिए थे। अच्छा
आगे वाले टेस्ट दिखाना। तो कुल मिला के तुम एक ही टेस्ट बना रहे हो हफ्ते भर से। आ जाओ, टीचर की गलती है, सही बात है, ये सही है। दुनिया में सबसे आसान काम है, उसकी गलती है। चलो आगे वाले टेस्ट दिखाओ। छह नंबर, छः, सात, आठ। चलो अगली क्लास ये बना के लाना। क्लास टेस्ट नंबर 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 6, 7, 8 बना के लाना, 3। अरे कहाँ डाउट पूछ रहे हो तुम, क्या टेंशन ले रहे हो डाउट आउट की यार। बिना डाउट के बाकी सवाल आ रहे हैं तुमको, वो करना है बस। डाउट तो छोड़ने हैं अपने को, या उससे बाजू वाले से बातें करनी। मैंने एक बार तुमको बात करते हुए देख लिया ना, उसके डाउट मैं नहीं बताऊंगा। समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तुम यार टीचर को मतलब बाय डिफॉल्ट वैसे मानते हो। क्या भाई सुना कि जो बात करते हुए मेरे को दिख गया, उससे मेरा इंटरेक्शन डाउट का नहीं होगा। पढ़ाना तो मेरी जिम्मेदारी, पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, समझ गए तुम? एक बार तुम सोचो इधर बात करेंगे, फिर सर को बीच में ऐसे बाय डिफॉल्ट लेंगे, वो तो गलत है ना यार। ठीक है, कुछ ज़्यादा उसका मिसयूज हो रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो जो तुम्हें समझना चाहिए। चलो अब आगे लिखो। अपना बीओसी के अंदर है ना, वो आगे लिखो, ये लिखो टाइप ऑफ रिएक्शन। बीओसी में आगे लिखो टाइप ऑफ रिएक्शन। उसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो उसके क्लासिफिकेशन लिखो। हम कैसे करेंगे? एक तो करेंगे एडिशन रिएक्शन, एक करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हो गया एडिशन, एक सब्स्टिट्यूशन, एक क्या हो गया एलिमिनेशन। और एक और कौन सा कैटेगरी था हमारा? रीअरेंजमेंट। ये 4 लिखो। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। और किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनको? प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। ठीक है, 3-4 बच्चे पता है मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं और पीडीएफ से पढ़ते हैं। वो मतलब उनका लेक्चर एक्सेस नहीं है उनको। एक उत्तराखंड का बच्चा है, एक बिहार का है, एक 2 महाराष्ट्र के हैं। वो मेरे से है ना, मेरे कांटेक्ट में आ गए बुक के थ्रू। और 4-5 बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ मांगते। तुमको जो पढ़ाता हूँ ना मैं, उसकी पीडीएफ देता हूँ, क्या तुम पीडीएफ लो। वो उसे पढ़ते हैं और फिर वापस मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये सब मैंने पढ़ लिया। वापस अपने नोट्स वगैरह भेजते हैं वो। और फिर वो बोलते हैं सर वो वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे क्या? मैं वीडियो लेक्चर तो यार वो हाइबेंड की प्रॉपर्टी है, वो कैसे मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब वो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो 4-5। अगले साल मैं उनका नाम डिस्क्लोज करूँगा तुम्हें। तो मतलब उनको इतना सा रिसोर्स मिल रहा है, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। तुमको तो सब कुछ मिल रहा है यार, तो इधर देख के बात कर रहे हो, फिर सर से पूछ लो। तो मतलब क्या होता है, कोई आदमी इजीली एसेसेबल होता है ना,
और थोड़ा अच्छे से बात करता है। अपने इंडिया में प्रॉब्लम है कि जो अच्छे से बात करता है, अच्छे से बिहेव करता है, उसको हम थोड़ा बाय ग्रैंड और उसको बेवकूफ़ मानते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ है, क्या है, कुछ भी कर लेंगे, है ना। जो आदमी डराता है, धमकाता है, चांटा लगाता है, उससे हम सही डिसिप्लिन में रहते हैं कि यार ये तो मारेगा हमको, है ना। स्कूल में टीचर नहीं मारते, वो रखते थे ना एक डंडा कि जो मार रहा है उसके लिए डिसिप्लिन, जो नहीं मार रहा है उसके लिए इनडिसिप्लिन। ये तो गलत है ना यार, समझे तुम। बहुत कुछ, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है तुम्हारे पास मतलब बेस्ट जो पिछले 2 सालों से बच्चों को मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है। अब उसमें से कितना निकालना है वो तुम पे डिपेंड करता है। सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है, मतलब इतना अच्छा टीचर आगे तुमको पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट, शानदार लैब, क्या क्या नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग नहीं है वाइब्रेंट, बाकी सब है, समझ गया तुम। तो उसको यूज़ करना चाहिए। कोई तुम्हें छूट दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसका भारी मिसयूज़ करोगे, है ना। मैं छूट इसलिए देता हूँ, मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव हो। मैं क्या होता है कि वन वे नहीं हो जाए, मैं ही बोलता रहूँ तुम बोलो ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ एक फैमिली, मतलब एक हेल्दी एटमोसफियर होता है ना, घर में होता है ना, वैसे होना चाहिए। अब उसका कुछ लोग मिसयूज़ उठाते हैं। मैं देखता हूँ, मैं क्लास में आता हूँ, वो बातें ही कर रहा है। 2-3 लड़कों को तो मैं महीने 1.5 महीने से देख रहा हूँ, मतलब मेरे में तो ज़बरदस्त पेशेंस है। मैं तो सोचता हूँ यार मेरे जगह दूसरा आदमी होता तो 2-4 लोग तो नियम से क्लास के बीच में बात करते हैं, हर 2-2 लाइन में इधर देखते हैं, उसकी कॉपी लेते हैं। तो मतलब IIT का तो आई ही नहीं कर रहे हैं अपन। IIT तो बहुत दूर की बात है, बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। बात समझ रहे हो तुम। तो मैं ये नहीं कहता कि बातें नहीं करनी है, खूब बातें करनी है, खूब खेलना है, सब कुछ करना है, लेकिन जब टीचर पढ़ाए तब तो अपने को डिसिप्लिन में रहना है। मेरे को पता है गुस्सा कब आया, अभी 2-3 दिन पहले मैं पढ़ाते पढ़ाते ना गलत लाइन बोल गया। बाद में मेरे को पृथ्वीराज ने आके बोला सर वो DL वाला, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत इसलिए बोल गया क्योंकि मेरे को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। मैं यार ये रोज़ ही बातें करते रहते हैं, है ना। और मेरा नेचर क्या है, फिर मेरा गुस्सा मतलब थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब मेरा ये है कि फिर मैं छोड़ देता हूँ उनको। बात समझे तुम। तो अपने को अच्छे से पढ़ना है, खुश रह के पढ़ना है, और जो 2-4 एंटी सोशल एलिमेंट है, बातें कर रहे हैं, उनको इग्नोर करना है तुमको। तुम भी उनके साथ जुड़ जाओगे तो उसको तो कुछ करना नहीं है, तो वो अपने साथ 3-4 को और लेके जा रहा है। बात समझे। ऑलरेडी इतना टफ एग्जाम है और उसमें तुम उसको लेक्चर के टीचर की बात को जो इंटरप्रिटेशन करना होता है ना, तुम्हें सिर्फ समझना थोड़ी होता है, तुम्हें उसके आगे भी सोचना होता है कि यार इसके आगे क्या हो सकता है। ये तो IIT है, ये थोड़ी मैंने कुछ बताया तुमने सुन लिया समझ लिया, तुमको आगे सोचना है, इसके आगे और क्या, थोड़ा डीप में सोचना है। वो तब सोच पाओगे जब हम उस लेक्चर में उस जगह फोकस रहेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि सर ने एक लाइन बोली, सुन ली, फिर इधर देख लिया, उधर देख लिया और हमने समझ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। इतना आसान होता तो मेरे सब फैमिली वाले IIT नहीं होते, सबको ले आता मैं, आ जाओ भाई बहुत आसान है, सुनना है बस। प्रवचन तो सभी सुनते हैं, कोई एक भी नहीं बन पाया अब तक, समझ रहे हो तुम। बहुत टफ है, तो हमने थोड़ा सिंसियरिटी दिखानी है। वो रहा है ना तुम्हें, मतलब तुम्हारे साथ पता है क्या हो रहा है, तुम्हारा है ना ऐसे, तुम्हें ना गुलाब जामुन मुंह में खिलाया जा रहा है कि भाई चलो मुंह खोल के रखो, हाँ ऐसे, फिर गुलाब जामुन ले गया, खाओ बेटा खाओ, अच्छा अच्छा। तो तुम गुलाब जामुन जब मुंह के पास ले जा रहे हैं ना, तो तुम पता है क्या रेट कर रहे हो, तुम्हें गुलाब जामुन ऐसा दिया जा रहा है, तुम उधर देख रहे हो कि यार ये नहीं खाना है, मेरे को रसगुल्ला खाना है यार। मतलब क्या मिल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस तुम समझ नहीं रहे हो उसकी, समझ रहे हो। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझें, उसकी थोड़ी कदर करें और फिर पढ़ें। तो फिर टीचर पता है बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता चल जाता है ये बच्चे कैसे हैं। जैसे उसको पता चलता है तो वो अपने एफर्ट फिर उतना ही लगाता है जितनी उसकी ड्यूटी है। जब उसको लगता है यार बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब वैसे हैं, बच्चे खुद बहुत मेहनत करें, तो टीचर भी फिर आउट ऑफ वे जाके मेहनत करता है। नहीं तो फिर टीचर उतना ही काम करता है जितना सिलेक्शन हो जाए या रैंक वैंक आ जाए ठीक ठाक, बस समझा है। टीचर को सब पता चलता है। और हमारे साथ दिक्कत ये हो गई कि हमने इतने सारे बच्चे पढ़ा लिए ना, हमको पता चल जाता है कि यार ये किस टाइप का बच्चा है। होता है ना, आप सुना वो नहीं होता, वो हीरे वाले नहीं होते, देखे तुमने जौहरी, वो हीरा देख के कैसे पता, आपने को पता नहीं चलता है, लेकिन वो हीरा देख के ऐसे बता देते हैं, अरे यार ये तो बड़ा $10 मिलियन का है। आपको लगता है यार क्या है, $10 मिलियन का हीरा ही तो है। तो ऐसे ही हमें बच्चों का पता चलता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा का एटीट्यूड क्या है। हमें ये पता चल जाता है कि इसके आगे एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रह सकती है। हमेशा सही नहीं होते, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाता है। ये भी पता चल जाता है कि वो कैसे सोचता है ना, जीवन में कहाँ तक जाएगा इसका भी आइडिया हो जाता है। कई बार ऐसा हम बात करते हैं कि यार बच्चा बहुत ज़बरदस्त है, हमें पता नहीं होता उसके क्या मार्क्स आ रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसके वे ऑफ, वो जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, उसका एटीट्यूड है, सिंसियरिटी, उससे पता चलता है कि यार ये बहुत आगे जाएगा।
बात समझे तुम? तो आपने को थोड़ा सिंसियर रहना, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो जरा एडिशन रिएक्शन। और मैं इसलिए बोलता हूँ ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहते हो यार, फिर मैं भी बोलूँगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ऑलरेडी इतना टफ एग्जाम है, प्रेशर है। अब उसमें आगे लिखो, जल्दी से लिखो एडिशन रिएक्शन। एडिशन को कैसे डिफाइन किया था हमने? एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि जैसे ए और बी की रिएक्शन से ए बी बन गया, है ना। जैसे ए को जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसको हमने बोला सबस्ट्रेट, और बी हो गया हमारा रिएजेंट। रिएजेंट से मतलब क्या है? जैसे HBr डाला, NaOH डाला, है ना, वो रिएजेंट हो गए। तो हमारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट अगर ये दोनों ऐड हो गए ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो पहला लिखो वहां पे, फर्स्ट लिखो आप, द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट substrate and reagent add up to form a product the substrate and reagent add up to form a product is known as addition reaction. The substrate and reagent add up to form a product is known as addition reaction. ये बताओ, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है और ये एल्केन है। इन तीनों में से बताओ हम किस में एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते? फर्स्ट सेकंड में कर सकते हैं ना हम लोग, और थर्ड में हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थर्ड में? एडिशन के लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए मैंने HY ऐड किया, सपोज करो, तो हमारा HY जाके इस पे ऐड हो गया, एक कार्बन पे H लग गया, एक पे Y लग गया, ये हो गया हमारा एडिशन, है ना। ऐसे ही एल्काइन में हमने एक कार्बन पे H लगाया, एक कार्बन पे Y लगाया, ये हो गया हमारा एडिशन। ये समझ में आया? ठीक है ना। ऐसे ये इथेन में sp3 कार्बन है ना, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन किस हाइब्रिडाइज कार्बन में होता है बताओ? sp2 में होता है या sp में होता है? दोनों में होता है ना। और कोई फंक्शनल ग्रुप बताओ जो अपन एडिशन कर सकते हैं जिसमें? जैसे एल्कीन में कर सकते हो, एल्काइन में कर सकते हो, और किस में कर सकते हो? कीटोन में कर सकते हो ना, एल्डिहाइड में कर सकते हो। इन सब में आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे लिखो आप कि फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप अंडरगो एडिशन रिएक्शन। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप अंडरगो एडिशन रिएक्शन। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप अंडरगो एडिशन रिएक्शन। उसमें नीचे लिखो एल्कीन, फिर लिखो एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। यानी एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? उसमें ओपन चेन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होने चाहिए। एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। और साइनाइड भी हो सकता है ना, यानी पाई बॉन्ड वाला एडिशन शो कर देगा। एसिड में थोड़ा सा वो डिफरेंट केस है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप भी लगा है ना, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एसिड का जो OH ग्रुप है ना, उसकी जगह हेलोजन वगैरह लग जाता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। वो दोनों कर सकता है, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, तो वो सब्स्टिट्यूशन कर देता है। इनमें क्या लिविंग ग्रुप्स नहीं है, वो लिविंग ग्रुप होता है तब सब्स्टिट्यूशन कर देता है वो। लिखा आपने? ये पांचों एग्जाम्पल लिख लिए, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, और फिर अपने को एक लिखना है साइनाइड।
ठीक है। अब इसमें एडिशन में आगे लिखो, एडिशन को आगे अपन ना 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो एडिशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग 3 कैटेगरी। एडिशन रिएक्शन further classified into following 3 category. एक लिखो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे गायब हो गया। पहला लिखो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, एडिशन न्यूक्लियोफाइल हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। कंफ्यूजन ऐसे होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको एक कीटोन दिया है ना, और इसमें मैंने आपको साइनाइड दिया, तो कीटोन पे साइनाइड ने अटैक किया, तो एक कार्बन पे Cn लगा, एक पे O- लगा ना ये, फिर इसमें ऐड किया H+, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, फिर इसमें ऐड किया H+, तो ये बन गया साइनाइड, ये बन गया OH। अब आप मुझे बताओ ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? अच्छा, ये एडिशन तो हो रहा है क्योंकि CO के ऊपर क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन पे H लग गया, कार्बन पे Cn लग गया, है ना। तो हम जो बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, वो आपको प्रोडक्ट देख के बताना है कि प्रोडक्ट में H लग गया, साइनाइड लग गया, एडिशन हो गया। अब एडिशन के अंदर कौन सी कैटेगरी है, अब वो बतानी है। न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे या इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे? भाई ऐसे अपन कीटोन को देखें तो ये डेल्टा प्लस है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और साइनाइड को देखें तो न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या हुआ? हमेशा आपको फंक्शनल ग्रुप को देखना है, एरो वेरो से कोई मतलब नहीं है। हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना, तो कीटोन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो हम क्या बोलेंगे? कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, ये एल्डिहाइड है, इसमें सपोज करो R- का अटैक, RLi मतलब एक R न्यूक्लियोफाइल है, R- ने अटैक किया, तो ये बना O- और यहां आया R, फिर अपन ने H+ ऐड किया, तो ये बन गया हमारा OH एंड R। ये एरो गायब हो रहा है ना, यहां करने को यहां चला जा रहा है। चलो देखो इसको, अब बताओ ये क्या है? ये एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? क्या है? ये भी तो एडिशन है। ये दोनों एग्जांपल लिखो, दोनों कौन सा एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी हमें एरो नहीं देखना है, हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप पे किसने अटैक किया। एरो तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब हम कीटोन एल्डिहाइड पढ़ेंगे ना, तो एल्डिहाइड कीटोन में कसम 7-8 रिएक्शन है, जिसमें सब बार हम यही करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बस हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो वेरी करता जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने? आप सेकंड लिखो,
अब एडिशन में 3 क्लासिफिकेशन है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, दूसरा कौन सा होगा हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकंड लिखो आप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड लिखो आप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कब करेगा, जब वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है एल्कीन, है ना। इसमें अगर मैं HBr डाल दूं तो पहले एल्कीन पे H+ का अटैक होगा और ऐसे बन गया ये कार्बोकैटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Br- का अटैक, एक कार्बन पे लगेगा H और दूसरे पे क्या लगेगा बताओ, Br। अब बताओ ये एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है? एडिशन है। कैसे बताएं? प्रोडक्ट फॉर्म। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट कैसा बना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे HBr ऐड हो गया, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एडिशन में कौन सा टाइप है ये, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि पहले इस पे H+ ने रिएक्शन किया ना, तो ये हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट के H+ ने अटैक किया, तो एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझे आप? H+ का अटैक हुआ मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, तो लिखो इसको। तो एल्कीन में जितनी भी रिएक्शन है ना, वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है। एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल, तो उस पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। इसके बाद हम ये सारी रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एल्कीन में H3O+ डाल दिया ना, तो पहले H+ ने अटैक किया, तो यहां बना कार्बोकैटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर ने अटैक किया, तो एक कार्बन पे लगा H, एक पे लगा OH। ये कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन। ये दोनों हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। लिख लिया आपने दोनों एग्जाम्पल। तो एक हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे H+ का अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तीसरा कैटेगरी कौन सा होगा, फ्री रेडिकल एडिशन। तो थर्ड लिखो आप, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ना। कोई एग्जांपल बताओ, फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल बताओ। आपने 11th क्लास में एक एग्जांपल किया था बड़ा फेमस, एल्कीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड वाली रिएक्शन की थी क्या आपने? एक था ना एंटी मार्कोनिकॉफ,
HBr में एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो इसमें Br डॉट पहले अटैक करता है, इसमें बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो बताओ ये एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन हुआ? एडिशन हो गया ना, पहले तो एडिशन। और एडिशन में कौन सा एडिशन होगा वो मैकेनिज्म से पता चलता है। अब तक मैं एग्जांपल में ना आपको सीधा मैकेनिज्म लिख के दे रहा था। जैसे मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताऊं तो इसका मैकेनिज्म अपन कैसे लिखेंगे, पहले ये पेरोक्साइड है ना, इसमें आप फोटोन का स्ट्राइक करो तो ये फोटोन यहां पे स्ट्राइक करेगा और क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ RO डॉट, है ना। RO डॉट की रिएक्शन जब HBr से करोगे तो क्या होगा, ये O डॉट लेगा H तो ये बन जाएगा ROH प्लस Br डॉट। अब बताओ एल्कीन पे अटैक कौन करेगा? एल्कीन पे किसने अटैक किया? Br डॉट ने अटैक किया ना। तो एल्कीन पे Br डॉट ने अटैक किया तो इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे? फ्री रेडिकल एडिशन बोलेंगे ना। Br फंक्शनल ग्रुप पे किसने अटैक किया? Br डॉट ने अटैक किया तो हम ये बोलेंगे ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। यहां पे H प्लस का अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक, Br डॉट का अटैक हुआ तो फ्री रेडिकल। और लास्ट स्टेप में HBr से ये C डॉट फिर लेगा H और वापस रीजनरेट हो जाएगा Br डॉट। लिखो इसका मैकेनिज्म, यानी वो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है वो अपने को मैकेनिज्म में पता चलता है। सिर्फ एडिशन या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो तो प्रोडक्ट देके बता देंगे, समझे आप। पहले पेरोक्साइड में सनलाइट लिख के RO डॉट बनाओ, RO डॉट HBr से ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। लिख लिया आपने? पहले ये लिखो RO डॉट, फिर HBr से H लेके Br डॉट लिखो, फिर Br डॉट का अटैक फर्स्ट कार्बन पे करो, क्योंकि जब आप फर्स्ट कार्बन पे अटैक करोगे तो रेडिकल कहां बनेगा हमारा, सेकंड कार्बन। स्टेबल फ्री रेडिकल बनाना है ना हमको। अगर आप सेकंड पे अटैक करते हैं तो रेडिकल कहां बनता है, फर्स्ट पे। तो लिखो आप एंटी मार्कोनिकॉफ बन गया। लिख लिया सब लोगों ने? फिर नेक्स्ट लिखो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या?
नाम से समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना। जैसे आपने ए बी में मान लो सी डाल दिया तो ये बन गया ए सी, और ये बी यहां से निकल गया। यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। अगर हम किसी भी सबस्ट्रेट का एटम और ग्रुप को दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां लिखो आप, if one of the atom or group of substrate मतलब functional group, one of the atom or group of substrate is replaced by another atom or group, one of the atom or group of substrate is replaced by another atom or group is known as क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर नीचे लिखो ये ए बी और सी, ये वाली सिंपल एक लिख लो आप, ए बी सी गिव ए सी। अच्छा बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा? बताओ, जैसे मान लो ये मीथेन है, इसमें हमने H को हटा के Cl लगाया, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है ना। ऐसे मान लो ये CH3I है, इसमें I को हटा के OH लगाया, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? ये भी सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल में OH को हटा के सपोज करो क्लोरीन लगा दिया, बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये भी सब्स्टिट्यूशन है भाई। OH किससे रिप्लेस हो रहा है? Cl से हो रहा है। एटम और ग्रुप कोई भी रिप्लेस हो सकता है ना। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बेंजीन का H हटा के सपोज करो मैंने R ग्रुप लगा दिया, तो बताओ ये एडिशन हुआ या बताओ ये सब्स्टिट्यूशन हुआ? ये सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, H की जगह R आ गया। अब आप मुझे बताओ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन शो करता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब किस हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए एटम्स की? जैसे ये इस sp3 हाइब्रिडाइज है ना, sp3 पे एडिशन तो होगा ही नहीं, तो sp3 कार्बन जो होंगे वो कौन से रिएक्शन को फेवर करेंगे? बताओ, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेंगे। और दूसरा एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? बताओ, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेंगे। समझे आप? तो नीचे लिखो आप, लिखो sp3 कार्बन sp3 carbon and aromatic molecules, sp3 carbon and aromatic molecule favor substitution reactions. sp3 carbon and aromatic molecules favor substitution reactions. फिर नीचे लिखो आप, following functional group favors substitution reactions. Following functional group favors substitution reaction. Following functional group favors substitution reaction. Alkane है, alkyl halide, alcohol, aromatic hydrocarbon, ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेंगे। यार तुमने वेट लॉस के 3 तरीके बताए थे ना, एक चीनी नहीं खानी है, खाने के बाद वॉक करना है, तीसरा क्या था? पानी। हाँ पानी।
ये पूरा चैप्टर है हमारा बेंजीन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। हैलाइड, पहला चैप्टर अपना एनसीईआरटी का क्लास 12 जो अपन अगले लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो हैलाइड चैप्टर है। पूरे हैलाइड में मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस जो होंगी वो कौन सी होंगी? सब्स्टिट्यूशन। नोट कर लिया सबने? चारों लिख लिए? नीचे वहां आप लिख लो एरोमेटिक मॉलिक्यूल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लिख लिया? फिर नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। Substitution reaction is further classified into 3 category. एक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए ना। और सब्स्टिट्यूशन करना है मतलब वहां पे लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप होगा तब सब्स्टिट्यूशन होगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने CH3I लिया है ना, इसकी रिएक्शन कर दी एक्वस KOH के साथ, तो OH माइनस ने अटैक किया और आयोडीन निकल गया, तो क्या बना हमारे पास? ये CH3OH बन गया ना, साथ में बन गया KI। अब बताओ ये एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन हुआ? ये सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। सब्स्टिट्यूशन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलाइड है, इस पे डेल्टा प्लस है ना, तो इस OH माइनस ने इस पे बैक साइड अटैक किया, आयोडीन निकल गया, तो हम कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि OH ने अटैक किया ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी को, इसमें लिविंग ग्रुप कौन हुआ? I। इसी को थोड़ा और बेटर समझने के लिए मैं इसको इधर बना लेता हूं ऐसे, KSH है ना, SH ने अटैक किया और Br निकल गया। SH ने अटैक किया, Br निकला, तो क्या बना हमारे पास? SHCH3 प्लस KBr। अब बताओ ये एडिशन है या बताओ ये सब्स्टिट्यूशन है? ये सब्स्टिट्यूशन है ना। किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया? SH ने Br को किया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक हुआ या इलेक्ट्रोफिलिक हुआ? न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो ये अंडरस्टूड है एकदम कि जब हमने लिखा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बनाओ उसको, हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बढ़िया एग्जांपल लेना है तो लिविंग ग्रुप कौन सा लगाएंगे बताओ? N2 तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो जाएगा। एक और बताया था ना आपको, सेकेंड बेस्ट। ये याद है, ये कौन है? ये ट्रिप्लेट आयन। और ये एक अपना कैसा लिविंग ग्रुप है? सेकेंड बेस्ट। और ये कैसा लिविंग ग्रुप है? सुपर लिविंग ग्रुप। जैसे होता है ना अपना सुपरमैन, ही मैन, वैसे ही। ही मैन देखा है तुमने? ही मैन, चलो कोई बात नहीं। तो तीनों में से सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन सी हुई भाई? सबसे फास्ट कौन सी हुई? लास्ट वाला। और उसके बाद किसकी रेट ज्यादा होगी? फर्स्ट की। लिविंग ग्रुप से होगा ना, फिर सेकंड की होगी। देखो, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
तकसु यार फ्यूचर में है ना टीचिंग जॉब खतरे में है, ऐसा मैंने 10 साल पहले पढ़ा था। लेकिन कल मैंने एआई का एक वीडियो देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो देखा, उसमें उसने चैट जीपीटी चलाया हुआ था। चैट जीपीटी चलाया था और साइड में स्क्रीन 2 पार्ट में चला रखी थी उसने, और वो उसका फादर पास में बैठ गया बच्चे के, और वो बोला उसको एआई को कि भाई इसको है ना ट्रायंगल्स के बारे में सिखाओ। तो फिर वो जो था ना एआई, वो उसे इंटरेक्ट करने लगा ऑडियो वाइज कि चलो इसमें मार्क करो, थीटा एंगल किधर है, ये मार्क करो, वो मार्क करो। बहुत इंटरेक्टिव एआई उसको सिखाने लगा ऐसे, तो शानदार था यार। फिर आज सुबह मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ, ठीक है। तो मैंने सुबह चैट जीपीटी को बोला कि यार ऐसा है कि यार वैसे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है ना। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन मेरे दोस्त हिंदी मीडियम के थे। प्रॉब्लम ये थी ना, तो हम वहाँ हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतलब बैन था हिंदी में बात करना, लेकिन मेरे दोस्त जो थे ना, वो दूध वाले, याद है तुमको? तो वो तो हिंदी में बोलते थे, मैं भी हिंदी में बोलता, घर में भी हिंदी और मारवाड़ी बोलते थे। तो ऐसा हुआ कि हम चुपके बात करते थे, और वहाँ फाइन था कि भाई एक वर्ड बोलोगे ना तो 1 रुपया फाइन लगेगा। तो हम दिन भर खूब हिंदी में बातें करते हैं, बोलते हैं आज तो यार 500 रुपये कमा लिए। कि कैसे? कि भाई टीचर को पता चलेगा यार 500 रुपये लगेंगे, पता तो चला ही नहीं। तो रोज़ हम खुश होते थे, 500 कमाए, 1000 कमाए, वर्ड गिनते रहते थे, इस माने बोलते ही नहीं थे कभी। तो कल आज सुबह मैंने चैट जीपीटी को बोला कि चलो मेरे को आप है ना इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी अच्छे से सिखाओ। तो फिर उसने मेरे को सवाल पूछा कि आप किस लिए सीखना चाहते हो। मैंने कहा जनरल कन्वर्सेशन के लिए, उसमें मतलब ग्रामर के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, या आप मतलब टीचर बनना चाहते हो या न्यूज़ एंकर, ऐसा अच्छे से बताया उसने। मैंने कहा जनरल के लिए। तो फिर वो एकदम पीछे, बहुत पीछे चला गया कि जब भी आप किसी से मिलो तो उससे बोलो हाय हाउ आर यू, इस टाइप से, ठीक है ना, एंड डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, इस टाइप से बहुत अच्छे से बता रहा था। बस मैं सोचा था यार वो ऑडियो की जगह वीडियो बन जाता ना तो और बढ़िया सिखाता। हाँ, तो वो तो तेजी से सीख रहा है ना यही तो इसका मतलब है, यही तो रोज सीख, हर दिन बदल रहा है ना। वो तो कितना तेजी से आ रहा है। अभी 4 नॉट आ गया उसका, 40 मैं वो यूज़ कर रहा हूँ आजकल, 40। उसके बाद एक और आया है 4.5, वो 3 आते हैं आजकल। क्या होता है जो अपन ओपन करते हैं ना चैट जीपीटी, तो पहले आता है 3.5, फिर 4 नॉट, 4.5, बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो। और सबसे खतरनाक जो जिसके जॉब खतरे में है ना, एक तो टीचर है, हाँ इंग्लिश टीचर, और लेकिन वो मतलब आईआईटी के सवाल तो अभी भी नहीं कर पा रहा है वो। मैं उसको चेक करता रहता हूँ भाई कि कब तक कर पाएगा, लेकिन वो कर लेगा। वो तो साल 2 साल 4 साल में कर लेगा वो तो। लेकिन वो लैंग्वेज सिखाने के लिए बहुत शानदार है। फ्यूचर में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करवा देगा। लेकिन वो है ना सबसे अच्छी चीज़ करता है प्रूफ रीडिंग। आपको कुछ मैंने एनजे सर को बताया, एनजे सर बोला ये काम करो, ये मेरा कन्वर्ट करके दिखाओ। तो मैंने कहा वो आप फोटो भेजो। उन्होंने मेरे को, वो तो पढ़ते रहते हैं, वो रशियन एक क्वेश्चन भेजा, रशियन लैंग्वेज में फिजिक्स का। तो मैंने तुरंत लिया और उसको चैट जीपीटी में डाला 4 नॉट में। मैंने बोला कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर दिया। मैंने सर को भेजा, मैं देखो, तो बोला परफेक्ट है एकदम। फिर मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन भी देखता हूँ। फिर मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन बताओ। फिर मैंने सर को सॉल्यूशन भेजा, उन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो सॉल्यूशन बताने का उसका तरीका था ना, वो कुछ अजीब अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बता रहा था। लेकिन जो कन्वर्जन कर रहा था ना लैंग्वेज, वो बहुत शानदार कर रहा था। फिर वो डिज़ाइनिंग अच्छी करने लग गया है, पीडीएफ से पढ़ के क्वेश्चन बनाने लग गया है। कई चीज़ें वो बहुत अच्छी कर रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कल ही एक फेमस आदमी का इंटरव्यू था कि लोग हर बार घबरा जाते हैं कि एआई आ गया, एआई आ गया। और उसके पहले वो मतलब 3-4 इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, सीखना है उसको। तो जल्दी सीखोगे तो फायदे में रहोगे, समझ गए तुम। लेकिन टीचिंग जॉब खतरे में है। अब आगे लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लिया आपने। मैं तो सोच रहा हूँ खुद का मैं एआई बनवा लेता हूँ यार। तक सो तुम बीटेक कर लो, फिर अपन जॉइंट वेंचर करते हैं। पता मेरा ये विजन है, पता है तक सो मेरा जीवन में एम है ये कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊँ तो पूरी जेई नीट सबकी तैयारी वही करवा दे। खाली हमारा रोल तो महीने में 1-2 दिन का रहे, बस 28 दिन मशीन ही पढ़ाया उनको। क्या बोलते हो जाएगा अपन चैट, तुम बीटेक कर लो, फिर अपन जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है। 20% तुम्हारा, 80% मेरा। पैसे मैं लगाऊंगा ना यार, सब इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, टाइम दूंगा। तक सो तुम ये तो नहीं सोचो 50-50 करेंगे अपन। 20 काफ़ी हो गया ना तुम्हारा यार, और भी लोगों को तो लाना पड़ेगा, उनको भी तो देना पड़ेगा ना यार। अच्छा 60 तुमको भी चाहिए।
आगे लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ये बताओ, बेंजीन में अगर हम ये नाइट्रेशन कर दें ना, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और यहां से मान लो ये H+ निकाल दिया। जैसे ये कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल NO2 ने अटैक किया ना उस पर। ऐसे ही बेंजीन पे अगर मान लो मैंने R+ का अटैक किया, और यहां बेंजीन का H इज रिप्लेस्ड बाय R, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज डीपी में सवाल थे ना ऐसे, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां ऐसे लिखा था डीपी में, देखना आप कि भाई ESR NSR ऐसे। तो ESR का पूरा मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गया आप? तो 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कौन सा हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा कौन सा होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तीसरा लिखो आप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, जैसे टॉलीन में अगर हम NBS डाल दें, NBS का रिएक्शन याद है आपको? NBS क्या करता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड अल्फा H हटा के क्या लगाता है? Br। इन सब की प्रैक्टिस अपन करेंगे वापस मतलब स्टीरियोआइसोमरिज्म के साथ। तो बताओ H की जगह Br लगाया, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई? सब्स्टिट्यूशन। Br डॉट सब्स्टिट्यूट करता है उसको, है ना। ऐसे ही मैं मीथेन ले लूं, मीथेन में Cl2 एंड सनलाइट, तो H की जगह पे क्या आएगा बताओ? Cl प्लस HCl। बताओ ये कौन सी रिएक्शन हुई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। Cl डॉट H डॉट को रिप्लेस कर देता है, और वैसे भी सनलाइट जहां लिखा है वहां फ्री रेडिकल। समझे आप? तो ये NBS H हटा के Br लगाता है फ्री रेडिकल, एल्केन में H हटा के Cl डॉट आ जाएगा, तो ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ो, थर्ड लिखो। जैसे देखो जॉब कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे अभी गूगल पे वगैरह है ना, ये पेटीएम, गूगल पे, ये तो पता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने लग गए इससे। पहले जैसे आप बाहर जाते थे क्या करना पड़ता, आपको फॉरेक्स कार्ड लेना पड़ता था, या आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ता था, है ना। क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनली होता है सब जगह। तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड ले गए, एक फॉरेक्स कार्ड ले गए, फिर आप यहाँ फॉरेन एक्सचेंज में जाओगे, उसको आप वीज़ा दिखाओगे, पैसा दोगे, तो फिर आपको करेंसी देगा, फिर आप फॉरेन जाके पैसा खर्च कर सकते थे। अभी क्या हो गया कि अपने ये जो UPI है ना, UPI ये इंटीग्रेट हो गया बहुत सारे मतलब वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज़ में। तो जैसे आप मतलब USA जा रहे हो, तो आपको अपने इंडिया के बैंक में पैसे आपके, आपने कुछ खाया पिया, ट्रैवल किया, तो आपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी आपने वर्ल्ड को दी, है ना। इसको चलाने के लिए तो पूरा ऑपरेशन होता है ना, पूरा चलाना, अपग्रेड करना, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होता रहता है ना टेक्नोलॉजी का। तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पीछे बहुत सारे इंजीनियर चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो आप सोचो वो टेक्नोलॉजी जो इंडिया में थी वो वर्ल्ड वाइड अपन ने सब जगह सबको दे दी, तो उसका ऑपरेशनल काम, उसको आगे अपग्रेड करना, वो सब तो हम ही करेंगे ना। तो हमारे लिए कितने नए जॉब क्रिएट होंगे, पूरे अफ्रीका वाले थोड़ी करेंगे, है ना।
अफ्रीका वाले जो कंट्री वाले हैं वो कहेंगे भाई चलो इंडिया वाले तुम कर दो, वो कंट्री कहेगी चलो भाई इन्फोसिस आप ये काम कर लो पूरा, मैं आपको साल के 1000 करोड़ रुपए दूंगा, तो बदले में यहाँ इंडिया में अपन बैठे बैठे सब मैनेज कर लेंगे। अब यूएसए में जाएंगे, यूएसए वाला कुछ काम खुद कर लेंगे और उनका बहुत महंगा है वहाँ पे डॉलर में, आधा काम अपने को आउटसोर्स कर देंगे। तो एक टेक्नोलॉजी जिसको आपने बनाई बहुत अच्छे से और आपने वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर दी सब जगह, तो आपका कितना बिजनेस बढ़ेगा सोचो, तो कितने नए जॉब क्रिएट होंगे, समझ रहे हो। तो एक जैसे ना नई चीज़ जब एक्सपेंड होती है तो बहुत लोगों को फायदा होता है। तो अब थर्ड लिखो एलिमिनेशन रिएक्शंस। और इंडिया के लोग नई चीज सीखने में वर्ल्ड में सबसे आगे हैं, पता है आपको। लिंक्डइन के ऊपर आया था 87% नए जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं दे आर इंडियंस, और वर्ल्ड की एवरेज जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एवरेज है वो 70% है, लेकिन इंडिया के लोग 87% रेशियो है उनका, इतना तेजी से सीख रहे हैं अपन। अब हर चीज़ सीखने में मास्टर है एकदम। तो लिखो जरा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं बताओ। जैसे आपने डीपी में सवाल देखे होंगे कि अल्कोहल में कंसंट्रेट H2SO4 और हीट कर दिया तो ये वाटर निकाल लिया, तो बताओ ये एडिशन हुआ या बताओ ये एलिमिनेशन हुआ। एलिमिनेशन। और बैकवर्ड क्या हुआ? एडिशन। बैकवर्ड एडिशन हो। एलिमिनेशन का बैकवर्ड हमेशा एडिशन होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये विसिनल डाइहैलाइड है और इसमें हमने जिंक डाल दिया, तो जिंक क्या करता है? ZnBr2 बना लेगा। तो बताओ ये एडिशन हुआ या बताओ ये एलिमिनेशन हुआ? ये भी एलिमिनेशन हुआ ना। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हुई है? एडिशन हुआ। तो डिफाइन कैसे किया था हमने एलिमिनेशन को? कि रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप टू फॉर्म एल्कीन एंड अल्काइन। आपने 2 एटम या ग्रुप निकाल दिए और एल्कीन या अल्काइन बना दिया तो उसको बोलेंगे एलिमिनेशन। यहां हमने क्या निकाला? वाटर, और यहां हमने Br2 निकाल दिया। तो नीचे लिखो आप, लिखो रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप removal of 2 atom or group to form removal of 2 atom or group to form alkene or alkyne as a product. Removal of 2 atom or group to form alkene or alkyne as a product is known as elimination reaction. Is known as elimination reaction. नीचे ये दोनों एग्जाम्पल लिखो। फॉरवर्ड इज एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड इज एडिशन। लिख लिया आप लोगों ने? लास्ट लिखो रीअरेंजमेंट। लास्ट लिखो अब रीअरेंजमेंट। उसमें जैसे हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर, जैसे ये हमारे पास एक एस्टर है, इसको हमने हीट किया तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं अपन फ्राइज रीअरेंजमेंट।
कन्वर्जन ऑफ वन एस्टर टू अनदर एस्टर इज नोन एज रीअरेंजमेंट। ज्यादातर केस में क्या होता है, एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। मेजोरिटी ऑफ केस में ऐसा ही होता है। जैसे ये हमारा एक एस्टर है और ये इसमें ये जो ग्रुप था ना एसिटाइल, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गया, तो इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट हो गया ये। जैसे और सिंपल एग्जांपल लें, हमारे पास सिस टू ब्यूटीन है, आप क्या करो उसको हीट कर दो, तो सिस को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, ट्रांस। तो ये भी एक रीअरेंजमेंट है। एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट। लिखो जरा उसको, कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर इज नोन एज रीअरेंजमेंट। मतलब सिर्फ एटम रीअरेंज हो गए बस। कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। फ्राइज रीअरेंजमेंट मतलब उसका नाम है। अब अगली क्लास से अपन पहला रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हैलाइड, जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास 12th में पहला टॉपिक है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की सीक्वेंस में करेंगे। आजकल लोड ज़्यादा चल रहा है कम चल रहा है? आजकल कम चल रहा है। अगले हफ्ते से हाइड्रोकार्बन टॉपिक भी करेंगे, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन को थोड़ा अच्छे तरीके से। तो होमवर्क में एक क्लास या मैं सुबह रिकॉर्ड करता हूँ, तुम लोग आ जाना अगर लाइव देखना हो। नहीं देखना हो तो रिकॉर्ड लेना है, उसके नोट्स बना के लाने हैं वापस, ताकि एक टॉपिक अपना वैसे हो जाएगा, एक टॉपिक ऐसा हो जाएगा तो हमारा कोर्स की स्पीड सही हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी 15-17 लेक्चर लगेंगे। और अब इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में भी है, उसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। हैलाइड वगैरह फर्स्ट ईयर में भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे। तो ये भी 15-17 लेक्चर का टॉपिक है, वो भी 15-17 का है, तो ये दोनों एक साथ करेंगे। टाइमिंग में बता दूंगा तुमको। आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, नहीं आओ तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। तो मैंने वो लेक्चर प्राइवेट करके लिंक दे दूंगा तुमको, तो तुम उसको देख लेना। सुबह की हो रही है बात, होगी तुम्हारी, ठीक है। तो वो अगर सुबह हो जाएगी तो शाम को कर लेंगे हम, ऐसा कुछ करेंगे। तुमको आने की जरूरत नहीं है, आओ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि तुमको करना है उसको। अब कैसे करोगे वो तुम देख लेना, शाम को करो, सुबह करो, घर पे करो, लैब में जाके करो, है ना। वो एक टॉपिक तो पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। वो एक कर लिया ना, 15-17 लेक्चर बच गया, तो मतलब ये कौन सा महीना है अपना, मई है ना। तो जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट वीक तक अपना एनसीईआरटी का 12th का पहला टॉपिक और हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा। ये दो और एक एल्डिहाइड कीटोन आगे बड़ा टॉपिक है बस। तो अपना कोर्स एकदम से स्पीड अप हो जाएगा, रातों रात पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, ठीक है ना। उसको थोड़ा मैं इनोवेटिव वे में बना रहा हूँ ताकि तुमको अच्छा लगेगा उसको। वो होमवर्क में क्या था, हाँ 6, 7, 8 DB बना के लाना, ठीक है। हाँ क्लास टेस्ट, सॉरी। चलो फिर चलते हैं।
you